नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से आदि कैलाश परिक्रमा रन 2025 का फ्लैग ऑफ किया। बता दें आपको कि 2 नवंबर को ये मैराथन लगभग 10,000 से 15,000 फीट ऊंचाई पर आयोजित होगी, जिसमें कि राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह कार्यक्रम शीतकालीन पर्यटन, युवा स्वास्थ्य और नशा मुक्त उत्तराखंड के उद्देश्य से किया जा रहा है। वहीं सीमांत क्षेत्रों का विकास और रोजगार सृजन भी इसका मुख्य लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में लगातार आपदा की गंभीर परिस्थितियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी जनपद स्थित धारी देवी मंदिर पहुंचे। साथ ही उन्होंने मां धारी देवी के चरणों में प्रदेशवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए विशेष पूजा अर्चना की। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने मंदिर और अलकनंदा तट का निरीक्षण कर अधिकारियों को भू कटाव रोकने के ठोस उपाय शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए और राहत कार्यों की गति तेज करने का आश्वासन भी दिया। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के धराली गांव और आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के सेब की खरीद की घोषणा की। बता दें आपको कि रॉयल डिलीशियस सेब को 51 रुपए प्रति किग्रा और साथ ही रेड डिलीशियस और अन्य सेब को 45 प्रति किग्रा के दर से उद्योग विभाग से खरीदा जाएगा। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग को तुरंत कार्रवाई और वित्तीय स्वीकृति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा जारी है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसी को लेकर रुड़की नगर निगम में आयोजित बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की और कहा कि पार्टी के प्रबुद्ध लोग केंद्र और साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था और साथ ही वैश्विक पहचान मजबूत होने की बात कही और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच सक्रिय रहने की प्रेरणा भी दी। हमको आज बात रखी गई है 17 तारीख से सेवा पखवाड़ा का। उसमें स्वास्थ्य शिविर है, स्वच्छता है और गरीब लोगों के बीच में फल वितरण का है। उत्तराखंड में जैसे इसमें भयंकर आपदा आई है, तो जहां आपदा आई उन क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ता आपदाग्रस्त लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जीवन है वो देश की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। तो हम उनका जो जन्मदिन है तब से और गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। इसके निमित्त अनेक कार्यक्रम यहाँ पर मुझे उसके बारे में अवगत कराया है और उसके लिए बात भी हुई है। थोड़ा वहाँ पर क्योंकि गहरा है तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो देखते हैं उसके लिए क्या समस्या। सर हमसे किसी ने भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। हमसे संपर्क करेंगे तो हम जरूर उनके पास जाएंगे। मुजफ्फरनगर आपकी बात पे बोलना अगली पीढ़ी में विचार करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 17 तारीख से 2 तारीख तक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम शुरू हुआ था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 17 तारीख को जन्मदिन था, इसलिए 17 तारीख से उसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि वो देश की सेवा में लगे हुए हैं, आम जनता की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए इसे सेवा पखवाड़ा का नाम दिया गया है। आज नगर निगम हॉल में प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें सीए हैं, एडवोकेट्स हैं, टीचर्स हैं, ऐसे प्रबुद्ध लोग जिनका समाज में प्रभाव है, क्योंकि केंद्र की राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो नीचे तक कैसे पहुंचे। तो ऐसे प्रबुद्ध लोगों को बुलाया था कि उन्हें हम केंद्र सरकार की सारी योजनाएं, राज्य सरकार की सारी योजनाएं उन्हें बताए और वो लोगों में जाकर बताए और आगे आने वाले चुनाव में वो दोबारा से 2027 में 2029 में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर बाजपुर उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवा पखवाड़े के तहत विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया और इस अवसर पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनजीत सिंह और साथ ही पूर्व मंत्री राजेश कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया।
वहीं शिविर में 2145 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण और निःशुल्क दवाइयां दी गई। आज जो कैंप है ये 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक लगातार लगने हैं। पूरे ब्लॉक में है, पूरे ब्लॉक में, पूरे जिले में है। 17 तारीख मोदी जी के बर्थडे से लेके और गांधी जी के बर्थडे तक। और ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लग रहे हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं, ANC और जिनके हीमोग्लोबिन कम है इनका सारी जांचें फ्री हैं। टीबी की जो है टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और आपका सिकल सेल एनीमिया की जांच हो रही है। पर्चे सारे फ्री हैं और अभी रजिस्ट्रेशन चल ही रहे हैं और भीड़ काफ़ी है। और जितनी भी चीज़ें हैं वो विकलांग सर्टिफिकेट भी बनी रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में सरकार के द्वारा सेवा पखवाड़ा के निमित्त जो है इन स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं आज बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य जो हमारा शिविर है वो चल रहा है। और बाजपुर स्वास्थ्य केंद्र के अंदर बहुत सारे मरीज आए हैं। उसी के निमित्त यहाँ हमारे जो मंत्री जी हैं उनके साथ आज हमने अस्पताल का निरीक्षण भी किया है। पहले से व्यवस्थाएं बहुत बदली हैं, डॉक्टर्स भी हैं और मेरा मानना है कि पहले से कक्षों में और सारी व्यवस्थाएं पहले से बदली हैं। एक शौचालय का विषय था जो संज्ञान में आया है, उसका अभी तत्काल संज्ञान लिया गया है, वो समस्या का भी समाधान होगा। निश्चित रूप से देश में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मंत्र के साथ काम कर रही है। और ये रचनात्मक कार्य हैं जो पार्टी के वर्कर्स के द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, चाहे वह सेवा पखवाड़ा के निमित्त स्वास्थ्य शिविर हो, चाहे स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा हो या वृक्षारोपण किया जा रहा हो। ये राजनीतिक कार्य नहीं है, ये सेवा के कार्य है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जो सेवा पखवाड़ा काम चल रहा है, उसमें आज हमारे चिकित्सा जो बाजपुर का अस्पताल है उसमें मेरा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने यहाँ निरीक्षण करा। बहुत सी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे है, पहले से बहुत अधिक लोग आ भी रहे हैं इलाज के लिए। और यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स और कर्मचारी मिले हैं वो सब सेवा भावना से यहाँ काम कर रहे हैं। थोड़ी व्यवस्था देखी तो एक जो महिला शौचालय है वो महिला शौचालय जो कि खराब पड़ा हुआ है, तो मैंने देख के उसे ठीक करवाने का निर्णय लिया है और मैं उसे कोशिश करूंगा भी एक आध दिन में ही वो ठीक हो जाए। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड में UKSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान नकल माफियाओं की सक्रियता के बीच देहरादून पुलिस और STF ने आरोपी हाकम सिंह और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक हाकम सिंह अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने के नाम पर 12 से 15 लाख रुपए मांग रहा था, जिसके चलते गोपनीय सूचना और साथ ही सर्विलांस के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। हाकम सिंह इससे पहले भी 2021 में पेपर लीक मामले में जेल। जैसा कि आप लोग विदित हैं कि कल स्नातक स्तरीय परीक्षा UKSSC द्वारा आयोजित की जा रही है और इसमें जो सख्त नकल अध्यादेश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाया गया था 2023 में, उसके बाद से सभी परीक्षाओं की शुचिता और उसकी निगरानी का टास्क STF को दिया गया था, साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और सभी जिला पुलिस को निर्देश जारी थे कि इसमें जो है कभी भी जब भी कोई परीक्षा ऐसी आयोजित होगी तो जो पूर्व में इस तरह से लोग परीक्षाओं की जो नकलों में शामिल रहे हैं, ऐसे गैंग शामिल रहे हैं या ऐसे छात्र जो कहीं ना कहीं इस परीक्षाओं में कहीं लिप्त रहे हों, उन पर निगरानी रखी जाए। तो उसके लिए यहाँ पर स्पेशल टीम जो साइबर कमांडो ट्रेनिंग वाले हैं वो भी निगरानी रखते हैं, साथ ही साथ STF की जो टीम रहती है और जो भी इनपुट प्राप्त होते हैं उस पर लगातार पुलिस निगरानी करके उसमें एक्शन करती है। अभी तक जो भी सूचना आई थी उसको सभी को हम वेरीफाई भी करते हैं। इसी तरह की एक सूचना 2 दिन पूर्व जो है प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर यह बात बताई गई थी कि कुछ छात्रों में जो है 12 से 15 लाख रुपए लेकर परीक्षा में पास कराने की बात चल रही है। इसके आधार पर एक संयुक्त टीम देहरादून पुलिस और STF की बनाई गई थी। इसके बाद जो है कुछ छात्रों से इसमें जो नंबर आए। और आगे बढ़ेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर के रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर देहरादून से बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने जारी की जिला कार्यकारिणी की सूची। जिला कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी गई है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की कार्यकारिणी गठित कर दी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी के गठन बाद 3 जिलों की कार्यकारिणी बनाई गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 16 संगठनात्मक जिलों की कार्यकारिणी पहले बन चुकी है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से जुट चुकी है और कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की गई है। बड़ी खबर, बीजेपी ने जारी की जिला कार्यकारिणी की सूची। ये बड़ी खबर। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की कार्यकारिणी गठित कर दी गई है।
प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद 3 जिलों की कार्यकारिणी बनाई गई है। 16 संगठनात्मक जिलों की कार्यकारिणी पहले बन चुकी है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। तो बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। ये बड़ी खबर बीजेपी ने जारी की। जिला कार्यकारिणी की सूची इस वक्त की बड़ी खबर। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ की कार्यकारिणी गठित। ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद 3 जिलों की कार्यकारिणी बनाई गई है। 16 संगठनात्मक जिलों की कार्यकारिणी पहले बन चुकी है। तो बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी में जुटी है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। अरुण सैनी संवाददाता देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, कुल मिलाकर देखा जाए 2027 के चुनावों की तैयारियां जो हैं वो बीजेपी के अंदर खाने शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है चुनाव की तैयारी कर रही है और अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जुटती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिला कार्यकारिणी की अपनी सूची जारी की थी, जिसमें कि जो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जिले हैं 19 जिलों में से 16 जिलों की जिला कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की थी। उसके बाद जो है वो प्रदेश कार्यकारिणी की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की और प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन किया। और प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने पितृ पक्ष में ही जो है वो जो बचे हुए 3 जिले थे पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर, उसकी जिला कार्यकारिणी भी घोषित कर दी है। वो सूची भी जारी कर दिया और अब जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो प्रदेश में लगातार चर्चाएं रहती हैं और जो चर्चाएं चल रही है फिलहाल कि नवरात्र में जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी कई बार इसे बोल चुके हैं, कई बार इस ओर इशारा भी कर चुके हैं। तो ऐसे में अब जो है प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता भी साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब चीजों से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अब पूर्ण रूप से जुट चुकी है। संगठन को तैयार किया गया है और संगठन को भी अब दायित्व जो सौंपे गए हैं उन्हें भी अब आगे 27 की तैयारी के लिए जो है वो भेजा जाएगा। और इसी के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही जो है 2027 की तैयारियों में और भी गति जो है भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। तो ऐसे में अब जो है नवरात्र में मंत्रिमंडल विस्तार होता है या नहीं होता, ये तमाम चीजें अभी देखने वाली होंगी। यानी संगठनात्मक तौर पर किस तरीके से पार्टी को जमीनी स्तर पर अरुण मजबूत करना है, पार्टी ने पूरी तरीके से दारोमदार सौंपना यहाँ पर शुरू कर दिया है। और ये बता रहे हैं यहाँ पर कि इस बार 2027 का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। देखिए संगठन की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से कहीं गुना जो है आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और हमेशा ये रहता भी है कि संगठन के मामले में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 4 कदम जो है वो आगे रहती है। तो ऐसे में अब संगठन का जो कार्यकारिणी है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बना दी है, चाहे वो जिला कार्यकारिणी हो या फिर प्रदेश कार्यकारिणी हो। तो संगठन का काम भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से पूरा कर लिया और अपनी कार्यकारिणी बनाकर जो है वो तैयार कर दी है, चाहे वो जिलों की हो या फिर प्रदेश की हो। तो आगे अब 2000 ये संगठन की जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो आगे अब 2027 की तैयारियों में सीधे तौर पर जुटेंगे। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी हो या फिर जिला कार्यकारिणी हो, इस तरीके से कोई भी जो है वो गठित नहीं हुई। हालांकि कांग्रेस पार्टी की में भी प्रक्रिया लगातार चल रही है। ऐसे में 2027 का चुनाव बिल्कुल जो है दिलचस्प रहने वाला है। और इस बार कांग्रेस भी तमाम दावे कर रही है जिस तरीके से हर बार होते हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि 2022 के मुकाबले इस बार और भी बड़ी जीत हासिल करेगी। तो अभी 1.5 साल का वक्त है, तो अभी आगे आगे किस तरीके से दोनों ही दलों की तैयारियां चलती है वो तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सैनी इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, डोईवाला फ्लाईओवर पर देर रात एम्बुलेंस में लगी आग। बता दें आपको, पौड़ी श्रीनगर से मरीज को लेकर देहरादून जा रही थी एम्बुलेंस। मरीज को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया, एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। बता दें सड़क पर हड़कंप मच गया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एकाएक एम्बुलेंस में आग लग गई। मरीज को दरअसल अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, लेकिन सकुशल मरीज को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करवाया गया। ये बड़ी खबर, दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी प्रकार की जनहानि
नहीं हुई है। बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद एम्बुलेंस सुरक्षा मानकों पर सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि क्या सुरक्षा यंत्र जो है वो इस एम्बुलेंस में नहीं थे। आप देखिए पूरी की पूरी एम्बुलेंस जो है वो जलकर राख हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक मरीज को दरअसल अस्पताल लेकर जाया जा रहा था और अचानक से एम्बुलेंस में आग लग गई और पूरी तरीके से एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं डोईवाला फ्लाईओवर पर देर रात एम्बुलेंस में आग लगी। पौड़ी श्रीनगर से मरीज को दून ले जा रही थी ये एम्बुलेंस। हालांकि मरीज को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया। आनन फानन में एम्बुलेंस जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। बड़ा हादसा होते होते जरूर टला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। गनीमत रही कि वक्त रहते मरीज को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी डोईवाला फ्लाईओवर पर देर रात एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई। पौड़ी श्रीनगर से मरीज को दून ले जा रही थी ये एम्बुलेंस, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, एम्बुलेंस जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। सड़क पर हड़कंप मच गया इस दौरान। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि सीमांत पिथौरागढ़ जिले में 2014 में मासूम के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। बता दें आपको, कानूनी सलाहकारों के साथ चर्चा के बाद सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। और आपको ये भी बता दें कि इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे अपराधों से सख्ती से निपटा जाए और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः याचिका दायर करने को उन्होंने कहा है। हम किसी प्रकार के जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसको हम कड़ाई से निपटना जानते हैं और सरकार ने इस कदम में मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर देवतुल्य बहनों का जो इस प्रकार के अपराध होंगे उन पर कड़ाई के साथ सजा देने का प्रावधान होगा। उधर उत्तराखंड के धारचूला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक आरिफ धामी ने दरअसल जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी मुंसियारी और उप जिलाधिकारी धारचूला के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। साथ ही विधायक ने कहा है कि आपदा के दौरान सड़कों के बंद होने से लोग काफी प्रभावित हैं, लेकिन अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं, जिससे कि आम जनता की परेशानियां बढ़ गई हैं। कि बरसात के बाद भी आपदा का समय रहता है, लेकिन इस समय तो पूरा प्रदेश आपदा की चपेट में है। परसों सुबह सुबह मेरे को नामिक और सोबला और धामी गांव से 3 जगह से रिक्वेस्ट आया कि हेली की व्यवस्था करवा दीजिए, क्योंकि वहाँ सड़क नहीं है आपदा के कारण और काफ़ी बुजुर्ग और मरीज थे। तो मैंने उसके लिए जो है प्रशासन को व्हाट्सएप भी किया और उनको बताया भी। उन्होंने कहा ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 2 बजे तक मैं कॉल करते रहा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे मजबूरन फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखना पड़ा, विधानसभा अध्यक्ष जी को भी लिखा। मेरा ये मानना है कि आप कभी अगर जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाते, एक मैसेज डाल दीजिए कि वो हम मीटिंग में व्यस्त हैं या ये दिक्कत है। क्योंकि पब्लिक तो अधिकारी को करती नहीं, वो जनप्रतिनिधि को ही परेशान करती है। बाकी रही बात पिथौरागढ़ जिले की, तो पिथौरागढ़ जिला तो भगवान भरोसे। मैंने 6 महीने पहले जिलाधिकारी को आपदा के सूची मांगी, भैया आपने मेरी विधानसभा में कितना पैसा किस किस मद पर आवंटन किया है और कौन कौन सी योजना है। आज तक उसका जवाब नहीं मिला। पहली बार ऐसा जिलाधिकारी देखा जो जनप्रतिनिधियों को जो है जवाब देना उचित नहीं समझता है। तो निश्चित तौर पर मैंने तो कहा था मैं इसको विधानसभा में भी जो है विशेषाधिकार खनन में लाऊंगा। इस बार आप देख रहे हैं कि विधानसभा हमारी कानून व्यवस्था के उसमें चल नहीं पाई, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे विधानसभा चलेगा, हाउस चलेगा। उधर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दरअसल मसूरी विधानसभा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने भूस्खलन और बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और जनता से संवाद भी किया और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बार शादी की सबसे त्रासदी की सबसे भीषण आपदा मेरे विधानसभा क्षेत्र में आई है
लगभग अभी तक 8 बॉडी रिकवर नहीं हुई हैं, 1100 मिल चुके हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो गया है, रोड वॉश आउट हो गई है, 3 पुल टूट गए हैं। 200 से अधिक लोगों को हमने होटल्स में, स्कूलों में ठहरा रखा है, तो उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था सरकार कर रही है। और क्योंकि मेरे तो ये परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं,